रीबर्थ ऑफ प्रिंसेस लव एपिसोड 6। चिका फ्रेश होने के बाद शौर्या ने पहले उसे आवाज और अब की बार उसे चिका का रिस्पॉन्स मिल गया। कहाँ चली गई थी तुम चिका? मैं तुम्हें दोपहर से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, तुमने जवाब क्यों नहीं दिया? शौर्या ने बैक टू बैक सवाल किए और चिका ने उबासी ले ली। चिका, भूलो मत कि तुम एक सिस्टम हो, सो ये आलस एंड ऑल, ये सब तुम्हें नहीं आना चाहिए, शौर्या का कहना। और चिका तुरंत बोली, बॉस, भले ही मैं एक सिस्टम हूँ, बट अभी मत भूलो कि आपने मुझे बिल्कुल किसी लड़की की तरह ही बनाया है। सो भले ही मैं जानती हूँ कि मैं कोई इंसान नहीं हूँ, उसके बावजूद ही मुझ में हर एक मजहरे किसी टीनेज गर्ल के जैसे ही है। और हाँ, आज मैं आपके ही कम में बीजी थी, चिका मुंह फुलाकर बोली। और शौर्या को याद आया कि उसने किस तरह से चिका के फीचर्स को डिजाइन किया था। हम ओके, बट क्या कम कर रही थी तुम? शौर्या ने सवाल किया। आपको और आमिर बनने के रास्ते ढूंढ रही थी मैं, और वो मुझे मिल भी गए। एक कंपनी है जिसे हैकर की जरूरत है, किसी ने उनके नए सॉफ्टवेयर का पूरा डाटा चुरा लिया है, जिसे वापस उन्हें पाना है, वो भी जल्द से जल्द। और जो भी ऐसा करेगा उसे वो कम से कम 10 करोड़ रुपए देंगे। सो क्या आप ये काम करेगी बॉस? चिका ने सवाल किया और शौर्या ने हाँ में सर हिला दिया। 10 करोड़ सच में कम नहीं थे, सो उसने उस प्रोजेक्ट को लेने के बारे में सोचा। ओके, उनसे कांटेक्ट करो, मैं उनसे बात करूंगी, शौर्या ने कहा। चिका से सिर्फ वो ही बात कर सकती थी और उसे वो ही सुन सकती थी, बाकी कोई और नहीं। चिका की हेल्प से शौर्या ने अपने लिए एक एडवांस लैपटॉप खरीद लिया था और साथ ही में एक फ़ोन भी, जिस पर आए हुए कांटेक्ट को कनेक्ट कर शौर्या ने सामने वाले पार्टी को कॉल लगा दिया। हेलो, शौर्या अपने आवाज में बदलाव लाकर बोली थी। वो नहीं चाहती थी कि वो किसी को भी कोई भी चांस दे आगे जाकर उसे पहचानने का, और उसकी आवाज सुनकर उधर से थोड़ी खुशी भरी आवाज ही सुनाई दी। मिस एक्स, हम आपके ही कॉल का वेट कर रहे थे, हमें आपको फिलहाल में बहुत ज़रूरत है, और अगर आप चाहे तो हम इस एक काम के आपको मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार है। अगर 10 करोड़ आपके लिए काफ़ी नहीं है, सो व्हाट अबाउट 15 करोड़? बट प्लीज हमें लिए ये काम कीजिए, हम आपको इस हैकिंग की मुंह मांगी कीमत देंगे। आमने से कोई 40/45 का इंसान इंग्लिश में बात कर रहा था, और उसकी बात सुनकर शौर्या एक पल के लिए खामोश हो रही और वो कुछ सोचने लग गई। हमरे बॉस आपसे बात करना चाहते हैं, प्लीज अब उनसे बात कीजिए ना, उस आदमी ने कहा, और शौर्या की कोई बात सुने बगैर ही दूसरे किसी से कॉल कनेक्ट कर दिया। अरे यार, मैं इसे भी ये कम करने ही वाले थी, लेकिन इसने बॉस को क्यों बीच में डाल दिया? बना उससे बात करे भी, मैं कहा इस काम को मन करने वाली थी। शौर्या का बिल्कुल भी मूड नहीं था एसबी से बात करने का, और वो ये कहकर कि मैं एकम करूंगी, इतना कहकर कॉल रखने ही वाली थी कि उसे वह से बॉस की आवाज सुनाई दी। हेलो, वो शांत, गंभीर, मैग्नेटिक आवाज, और शौर्या की दिल की धड़कन स्किप हो गई। क्या आप मुझे सुन रही हैं मिस एक्स? उस बॉस ने उधर से कहा, और शौर्या उसकी आवाज सुनकर होश में आ गई। हाँ हाँ, सुन रही हूँ, एंड आई मस्ट से यू हैव सच अ सेक्सी वॉइस, शौर्या ने कहा, और कुछ पल साम खामोशी छा गई। वेल, ये आवाज इतनी सेक्सी है तो आप कितनी सेक्सी होंगे मिस्टर? शौर्या ने कहते हुए पॉज लिया, और वो सामने वाले शख्स का नाम जानने का इंतजार करने लग गई। बेहतर होगा अगर हम काम की बातें करें, सामने से उस बॉस की आवाज, और उसने छिपाई देता गुस्सा। उफ, उसके ओठों पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। ओके, कम की बात करते हैं, जैसे कि अपने 15 करोड़ का ऑफर दिया है, क्यों ना मैं इस पफेर में कुछ चेंजेस कर दूं? अहम, ज़्यादा नहीं करूंगी, बस इतना कि मैं आपसे मेरी फीस सिर्फ 5 करोड़ ही लूंगी, बट बाकी के 10 करोड़ के बदले आपको मेरे साथ डिनर पर आना होगा मिस्टर बॉस, क्या आप आएंगे? शौर्या ने कहा, और अगले ही पल उसके कानों से किसी की सांसें टकरा गया, जैसे वो इंसान काफी गुस्से से अपने सांस अंदर बाहर कर रहा हो। आपका जवाब? शौर्या फिर से बोली, और नेक्स्ट मोमेंट पर ही उसे वह से कुछ टूटने की आवाज आ गई। काम करना है तो करो, वरना मत करो। और रहा सवाल डिनर का, तो मैं सिर्फ मेरी प्रिंसेस के साथ ही डिनर करना पसंद करता हूँ, दूसरी किसी के साथ भी नहीं। सो यू हैव जस्ट हाफ आवर, तुम्हारा डिसीजन क्या है ये बता दो, बॉस ने गुस्से से कहा, और कॉल काट दिया। और शौर्या जोर जोर से हंसने लग गई। और ये प्रिंसेस भी सिर्फ आपकी सहत ये कि उसके प्रिंस के साथ ही डिनर करना पसंद करती है मन, और ये प्रिंसेस आपके साथ डिनर करके ही रहेंगी, शौर्या बोली, और उसने चिका से कांटेक्ट किया। चिका, तुमने बताया क्यों नहीं कि मैं जिसके लिए हैकिंग करने वाले हूँ वो अभिमन्यु की कंपनी है? शौर्या का कहना, और चिका भी हैरान हो गई। अम्मा बॉस, मुझे इतना कोई आइडिया नहीं था इस बारे में, ये कंपनी के ओनर कोई मिस्टर अलेक्स रन करते हैं, और उनकी आइडेंटिटी अब तक किसी के भी सामने नहीं आई है। ही इज़ वेरी सीक्रेटिव पर्सन, सो मैंने भी उनके बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं लगवाया।
वैसे भी हमें सिर्फ हमारे काम से ही मतलब था ना, चिका का कहना, और शौर्या ने हाँ में सर हिला दिया। उसने जल्दी से उसका लैपटॉप लिया और जिस किसी ने भी अभिमन्यु की कंपनी टेक्नोसिस, जो वो लेक्स इस नाम से रन करता है, उस कंपनी का अभी लॉन्च होने वाला सॉफ्टवेयर डाटा चुराया था, वो हैकर इतना शार्प था कि जब तक इसके बारे में पता चलता तब तक वो उनका पूरा डाटा ले चुका था। सिर्फ उस हैकर ने डाटा ही नहीं लिया था, बल्कि उनके पूरे सिस्टम में वायरस भी डाल दिया था। उस वायरस को रिमूव करने की कोशिश उसकी पूरी टीम कर रही थी, मगर कल शाम तक उन्हें वो डाटा वापस नहीं मिला तो ये उनकी कंपनी के लिए काफ़ी नुकसान पहुंचने वाला था। बच्चिका, मैं इतनी देर तक मन के साथ थी, लेकिन उन्होंने मुझसे एक लफ्ज में भी इस बारे में नहीं कहा, और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने बजाय वो मेरे साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे। मुझे कुछ भी पता चलने नहीं दिया उन्होंने कि वो कितने टेंशन में है। शौर्या ने छोटा सा मुंह बनाकर कहा और अभिमन्यु और उसके साथ बिठाए हुए पलों को याद करने लग गई। वे ये सच था, अभिमन्यु उसके ऑफिस आने के पहले वह तो गुस्से में था और सबकी क्लास ले रहा था, बट जैसे ही उसे उसके ऑफिस आने के बारे में पता चला वैसे ही उसका गुस्सा पल भर में दूर हो गया और वो नीचे उसे रिसीव करने आ गया। आज जो वो शौर्या से नाराज हुआ था, गुस्सा हुआ था, कहीं ना कहीं उसके पीछे का रीजन यही था। इसी टेंशन की वजह से वो थोड़ा गुस्सा हो गया, बट शौर्या की मासूम शक्ल देखकर उसका मूड अच्छा हो गया और उन दोनों ने साथ में अच्छा टाइम स्पेंड कर दिया। शौर्या ने फिर जल्दी से लैपटॉप शुरू किया और उसकी उंगलियां जल्दी जल्दी कीबोर्ड पर चलने लग गई। चल नहीं नहीं, उसकी उंगलियां लैपटॉप पर भाग रही थी, वो भी फुल स्पीड में, और लैपटॉप स्क्रीन को देखने से ऐसा लग रहा था जैसे चींटियां फुल स्पीड में भाग रही हो। अगर कोई वह होता तो वो भी देख नहीं सकता था कि आखिर लैपटॉप स्क्रीन पार्ट आखिर कौन से वर्ड आ रहे हैं। कम से कम 2 मिनट के अंदर ही शौर्या ने उस सिस्टम में इंटर कर लिया जिस सिस्टम से अभिमन्यु के कंपनी का डाटा चोरी हुआ था। उस सिस्टम के तीनों सेफ्टी वॉल क्रैक करने में शौर्या के सिर्फ 2 ही मिनट्स लगे थे और नेक्स्ट मिनट में वो उस सिस्टम में इंटर हो गई और जल्दी जल्दी वो छोटी हुआ पूरा डाटा फिर से अभिमन्यु के सिस्टम में इंटर करने लग गई। बॉस, आपको ये देखना चाहिए। लियो जल्दी से अभिमन्यु के पास आया और उसने टेक्नोसिस कंपनी की लैब की फुटेज शुरू कर दी जिसमें उनका पूरा डाटा रिकवर होते ही दिखाई दे रहा था। बात अचानक से वो स्टॉप हो गया और किसी ने उनके सिस्टम को हैक कर ले उसने लॉग इन कर दिया। बॉस, ये क्या हो रहा है? लियो हैरानी से बोला और अभिमन्यु का चेहरा देखकर वो चुप हो गया और 4 कदम पीछे हो गया। तभी अभिमन्यु के फोन पर मैसेज आया। ये मैसेज उस फोन पर आया था जो वो फोन वो टेक्नोसिस के ये यूज करता था। नॉट बैड मिस्टर अलेक्स, आप भी एक बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तभी तो जो काम आपकी पूरी टीम नहीं कर पाई वो आपने कुछ ही देर में कर दिया और लगभग 37% तक का वायरस आपके सिस्टम में से रिमूव कर दिया। ये मैसेज मिस एक्स की तरफ से अभिमन्यु को आया था और अगली ही पल उसकी नज़रें फिर से स्क्रीन पर चली गई जिसमें फुटेज शो हो रही थी और साथ ही में ये नोटिफिकेशन भी कि वो वायरस पूरी तरह से सिस्टम में से डिलीट हो रहा है। उस नोटिफिकेशन को देखने के बाद अभिमन्यु फिर शांत सा बैठ गया और जो हो रहा है उसे देखने लग गया। तकरीबन 15 मिनट में ही वो पूरा वायरस रिमूव हो गया और अगले ही पल उस पर उनका डाटा रिकवरी का नोटिफिकेशन शो होने लग गया। मिस एक्स की स्पीड और होशियारी देखकर अभिमन्यु भी काफ़ी इम्प्रेस हो गया था। सच में मिस एक्स एक बेस्ट हैकर थी जिसने सिर्फ कुछ ही देर में उनकी पूरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी थी। ठीक आधे घंटे बाद पूरी प्रोसेस एंड हो गई और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि शौर्या ने उस दूसरे हैकर के सिस्टम में ऐसा एक वायरस छोड़ दिया कि उसकी पूरी सिस्टम आधे मिनट के अंदर ही ब्लास्ट हो गई और पूरी तरह से तबाह हो गई। हम तो फिर क्या ख्याल में मिस्टर अलेक्स, क्या आप मेरे साथ डिनर पर आएंगे? शौर्या का मैसेज और अभिमन्यु ने घूरकर मोबाइल स्क्रीन की तरफ देखा। शौर्या ने अभिमन्यु के ऑफिस के सीसीटीवी हैक कर लिए थे जिसकी वजह से वो उसका रिएक्शन देख पा रही थी और उसकी रिएक्शन देखकर उसे काफ़ी हंसी भी आ रही थी। ओह प्लीज़ मिस्टर अलेक्स, मना मत कीजिए, आप जानते नहीं आप जैसे हैंडसम, स्मार्ट और गुड लुकिंग एंड हॉट लड़के के साथ डिनर पर जाने के लिए मैं तड़प रही हूँ, प्लीज़ मेरी बात मान जाए। मिस एक्स का फिर से एक मैसेज और अभिमन्यु ने फ़ोन ऑफ कर दिया और अगले 2 ही मिनट में शौर्या के मोबाइल पर उसके अकाउंट में 20 करोड़ ट्रांसफ़र ही इसका मैसेज आया। वेल बात डील तो 10 करोड़ में ही तय हुई थी, लेकिन फिर अभिमन्यु ने उसकी कीमत बढ़ाकर 15 करोड़ कर दी थी। बट अब का उसका कम देखकर अभिमन्यु सच में काफ़ी इम्प्रेस हो गया था और उसने सीधे 20 करोड़ उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए। सच में खड़ूस है ये मन, बट जो भी हो वो है तो सिर्फ मेरे ही। शौर्या के ओठों पर बड़ी सी स्माइल आ गई और उसने उसके फ़ोन से जो उसे अभिमन्यु ने दिलाया था उससे अभिमन्यु को कॉल कर दिया। प्रिंसेस अभिमन्यु की वो मैग्नेटिक प्यार भरी आवाज़ और शौर्या भी खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाए।
मिस्टर अभिमन्यु, मुझे आपसे ये पूछना था कि क्या आप कल मेरे साथ डिनर पर चलेंगे? पता नहीं क्यों मुझे आपके साथ डिनर पर जाने की बड़ी तमन्ना हुई है, शौर्या ने कहा और अभिमन्यु के ओठों पर बड़ी सी स्माइल आ गई। ऑफ कोर्स मेरी गुड़िया, हम कल ही डिनर पर जाएंगे। या फिर कैसा रहेगा कि कल आप पूरा दिन हम साथ में स्पेंड करें? फिर रात में डिनर कर मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। अभिमन्यु तो बड़ा ही खुश हुआ था शौर्या साथ डिनर जाने के प्लान से ही, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उसने तो पूरा दिन साथ में बिताने का प्लान भी कर दिया। जी नहीं, पूरा दिन पॉसिबल नहीं है। मैं रुद्र भाई के साथ बाहर जाने वाली हूँ और कल शिव भाई के साथ और उसके कल मोम डैड के साथ, सो 3 दिनों तक साथ में पूरा दिन स्पेंड करना तो मुमकिन नहीं है, बट कल का दिन वो हम साथ कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम हुआ तो, शौर्या बोली। और अभिमन्यु का मूड थोड़ा सा बुरा हो गया उसकी बात सुनकर। उसकी प्रिंसेस का आगे के 4-5 दिन पूरे तरह से पैक थे और वो उसके साथ ज्यादा वक्त बीता नहीं सकती थी। ये सच कर ही उसे बुरा लग रहा था। बुरी बात है मन, मैं आपके साथ टाइम स्पेंड कर रही हूँ और फिर भी आपके चेहरे पर ऐसे एक्सप्रेशन क्यों है जैसे आपको मेरे साथ वक्त ही बिताने को नहीं मिल रहा है? शौर्या ने स्क्रीन पर अभिमन्यु के चेहरे पर के बदले हुए एक्सप्रेशन को देखकर कहा और अभिमन्यु हैरान हो गया। तुम्हें कैसे पता? अभिमन्यु हैरानी से बोला और शौर्या ने अपने ओठ खा लिया। अम्मा, पता है, क्योंकि मैं आपको बहुत अच्छे से जानती हूँ। और जैसे कि आपने कहा था, मेरी पूरी फैमिली की जलकुकड़ी है, तो मैं बता दूँ, मेरे उस फैमिली ने आप भी आते हो और जितना आप जेलेस होते हो ना, उस हिसाब से आपकी पोजीशन तो जेलेस होने के मामले में नंबर 1 पर आती है, शौर्या बोली। और उसकी बात सुनकर अभिमन्यु के ओठों पर स्माइल आ गई। शौर्या का उसको यूँ अपनी फैमिली कहाँ कितना पसंद आ गया था अभिमन्यु को। थोड़ी देर उससे बात करने के बाद शौर्या ने कॉल रख दी और उसके बारे में सोचते ही वो नींद के आगोश में चली गई। नेक्स्ट मॉर्निंग वो सुबह जल्दी ही उठी और उसने थोड़ा सा योगा किया। भले ही शौर्या जो एनर्जी कैप्सूल ले रही थी, जो सू ने ही बनाया था, उससे उसकी स्ट्रेंथ बढ़ गई थी, बट फिर भी शौर्या के इस बॉडी को स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूर था, सो उसने योगा करना शुरू कर दिया था। योगा होने के बाद उसने कुछ देर मेडिटेशन किया और फ्रेश होकर नीचे ब्रेकफास्ट करने चली गई। रुद्र तो आज बड़ा ही खुश था। आखिर उसकी बहन उसके साथ उसका पूरा दिन बिताने वाली थी। उसने सोच लिया था कि उसे क्या क्या करना है, वो कहाँ कहाँ जाएंगे और आज के दिन क्या क्या करेंगे। खुशी खुशी ही उन सब ने ब्रेकफास्ट किया और रुद्र शौर्या का हाथ पकड़कर मुस्कुराते ही घर से बाहर निकल गया और वही बाकी ही सब उसने तरफ बेहद जेलस होकर देखने लग गए। ये रुद्र भाई इतने चालाक होंगे, मैंने सोचा नहीं था। ओमकारा की गुस्से से भरी हुई आवाज और सब उसे घूरकर देखने लग गए। उनकी नजरों को समझकर ओमकार फिर बिना कुछ कहे ही वह से खिसक लिया और एक एक करके सब भी चले गए। भाई, हम पहले कहाँ जाएंगे? शौर्या की एक्साइटेड आवाज और रुद्र भी काफी खुश होकर उससे बात करने लग गया। तभी उसे किसी का कॉल आया और दूसरी ओर की बात सुनकर वो परेशान हो गया। प्रिंसेस, क्या हम पहले हॉस्पिटल जाए? इमरजेंसी है बच्चा, रुद्र ने सीरियस होकर कहा और शौर्या ने हाँ में सर हिला दिया। वेल, हॉस्पिटल जाने का उनका आप्लम तो था ही, बट आज वह पहले थोड़ी शॉपिंग कर लंच कर फिर हॉस्पिटल जाने वाले थे और वह थोड़ा टाइम स्पेंड करके वो रुद्र के पेंटिंग कलेक्शन देखने उसके विला जाने वाले थे। वेल, उन तीनों भाइयों के अपने अपने पर्सनल विला थे और वो कभी कभी वह जाकर रहते भी थे। मृणाल और संजीव जी ने उन्हें उनकी फुल प्राइवेसी दी हुई थी। कोई बात नहीं भाई, ड्यूटी फर्स्ट, हम हॉस्पिटल ही चलते हैं पहले। शौर्या तुरंत मान गई। एक साइंटिस्ट और डॉक्टर होने के नाते वो भी समझती थी कि किसी का वक्त पर इलाज करना कितना जरूरी होता है। कुछ ही देर में वो हॉस्पिटल पहुंच गए और रुद्र दौड़ते हुए ही अंदर की तरफ जाने लग गया। हे नर्स, मेरी प्रिंसेस का ध्यान रखिए और मेक श्योर कि उसे किसी भी तरह की कोई कमी ना हो। रुद्र जल्दी जल्दी ऑटो में जाते हुए ही बोला और उसकी बात सुनकर वहां मौजूद सबका ध्यान शौर्या की तरफ गया। शौर्या ने आज सिंपल सा ही लेकिन काफी खूबसूरत अनारकली पहना था। व्हाइट कलर के उस अनारकली में वो बड़ी ही प्यारी लग रही थी और उसके ओठों पर की स्माइल, उसे देखकर तो सब उसके दीवाने ही हो गए। हेड नर्स, जो कि एक बुजुर्ग नर्स थी और जिनकी उम्र कम से कम 55 के आसपास थी, वो शौर्या की रुद्र के केबिन में लेकर चले गए और उसे के लिए नाश्ते और स्नैक्स का इंतजाम कर दिया। क्या वो लड़की डॉक्टर रुद्राय की गर्लफ्रेंड है? शायद इतनी प्यारी लड़की उनकी गर्लफ्रेंड ही होंगी। वो कितनी खूबसूरत है, उसकी स्किन नोटिस की तुमने? बिल्कुल किसी बच्चे की स्किन की तरह से वो सॉफ्ट सॉफ्ट। एंड हर आइज, उसके बाल उफ, डॉक्टर और रुद्राय को बिल्कुल सूट करती है वो, बट उनसे छोटी ही है। मुझे तो बहुत पसंद ही वो। आई फील जेलेस।
और भी ना जाने क्या क्या बातें वह चल रही थी। हमेशा लड़कियों से दूर रहने वाली डॉक्टर रुद्राय आज पहली बार किसी लड़की को हॉस्पिटल लेकर आ गया था, और उस पर से उसका शौर्या को प्रिंसेस का कर पूरा करना। सबको गलत फहमी तो होने ही वाली थी, और इसी गलत फहमी की वजह से उस हॉस्पिटल में का कई लेडीज स्टाफ जो दिल ही दिल रुद्राय को चाहता था, वो शौर्या से जेलेस होकर उससे नफरत करने लग गया। जिस बंदे को वो ना जाने कब से पटाने की कोशिश कर रहे हैं, वो आज किसी और ही लड़की को उसके साथ लेकर आ गया था, और सिर्फ आया ही नहीं था बल्कि उसे प्रिंसेस कहकर भी पुकार रहा था। उनका जेलेस होना तो लाजमी ही था। उन सब के ख्यालों से अनजान शौर्या अरमा से रुद्राय के कमरे में बैठी हुई थी और उसके केबिन को निहार रही थी। ये बात वो अच्छे से जानती थी कि ये हॉस्पिटल रुद्राय और अभिमन्यु के पार्टनरशिप में है। इनफैक्ट आर.बी. राठौड़ एंड बुंदेला हॉस्पिटल की चेन उन दोनों ने ही शुरू की है, और यहाँ रुद्राय के साथ साथ अभिमन्यु का भी केबिन है। वो तो अभिमन्यु का केबिन भी देखना चाहती थी, बट फिर सिक्योरिटी इश्यू और बाकी कोई बातें ना बनाए, इस वजह से उसने वहां जाना सही नहीं समझा। उसकी नज़रें इस वक्त केबिन में मौजूद काफ़ी सारी बुक्स पर थी। इनमें से कई ज़्यादा बुक्स उसने पढ़ी हुई थी और उसे पैग नंबर के साथ भी याद थे। उन सारी बुक्स पर हाथ घुमाने के बाद उसने एक दो बुक्स खोलकर देखी और फिर उसे फिर से उसकी जगह पर रख दिया। शौर्या ने चिका के साथ थोड़ी बात की और उसके लिए कोई नया मिशन है या नहीं ये पूछा, बट जब उसकी तरफ से ना सुनाई दी तो उसने उससे बाय कह दिया और सोचा कि क्यों ना वो हॉस्पिटल को देखे। यही सोचकर वो बाहर चली गई और हॉस्पिटल देखने लग गई। वो जहाँ जहाँ जा रहे थी वहाँ के सभी लोगों की नज़रें उस पर ही बनी हुई थी। वो इतनी प्यारी और फिर जिस क्यूरोसिटी के साथ आंखों ने चमक लिए वो पूरा हॉस्पिटल देख रही थी, वो बड़ी ही प्यारी लग रही थी। भले ही उसने इससे भी ज़्यादा एडवांस्ड मशीन्स और पॉश जगह देखी थी, बट इस तरह से लोगों से भरी हुई, वो भी हर उम्र के लोगों से भरी हुई जगह वो आने लाइफ में पहली बार ही देख रही थी। ओमकारा के साथ जब वो घूमने गई थी तब वह यंग और मिडिल एज इस उम्र के ही लोग थे और घर पर मिडिल एज का स्टाफ, बट यहाँ हॉस्पिटल में हर तरह के पेशेंट थे। शौर्या की नज़रें गायनिक सेक्शन के बाहर बैठी हुई लेडीज पर गई और उन प्रेग्नेंट विमेन्स को देखकर उसके आंखों में चमक आ गई। बेबीज वो होंगे ना यहाँ? शौर्या के दिमाग में सवाल आया और फिर कुछ सोचकर वो किड्स सेक्शन के पास चली गई। उस हॉस्पिटल में एक बहुत भी बड़ा सेक्शन बच्चों के लिए भी था, एक पूरा फ्लोर ही, जहाँ 1 साल से लेकर तो उसके 13/14 साल के बच्चों की हर एक बीमारी का इलाज होता था। बहुत अच्छे से डेकोरेट किया रहा था वो एरिया ताकि उन बच्चों को अजीब ना लगे, और उसे देखकर ही शौर्या के ओठों पर स्माइल आ गई। वो और उसके साथ ही उन्होंने तो कब उनका बचपना जिया ही नहीं था। उनके 3 साल तक होने तक पता नहीं उनकी जिंदगी कैसे थी, लेकिन उसके बाद से ही उन्हें मेडिसिन शुरू कर दी गई थी और लैब में ले जाकर उन पर एक्सपेरिमेंट भी शुरू हो गए थे। सो इस वजह से कभी उन्हें अपना बचपन जीने ही नहीं मिला था। और इस शौर्या के यादों में वैसे तो उसका 10 साल की जिंदगी बड़ी ही अच्छी और खुशहाल थी, बट उसके बाद की जिंदगी इतनी कुछ अच्छी नहीं थी। इसीलिए शौर्या वह गई थी और जब उसकी नज़रें वहाँ के बच्चों पर गई तब उसके ओठों पर बड़ी सी स्माइल आ गई। वैसे तो वो बीमार बच्चे थे, बट फिर भी वो बहुत खुश थे। हर जगह हॉस्पिटल कम उनके लिए फन जोन ज्यादा थी। शौर्या मुस्कुरा उठी उन सबको देखकर और एक एक कर वो वहां से जाने लग गई। तभी उसकी नज़रें एक बच्चे पर चली गई और उसे धकेलकर शौर्या की कुछ अलग लगा। हे बेबी, शौर्या उसके पास चली गई और उस बच्ची ने किसी तरह से मुस्कुराकर उसके तरफ देखा। बेड पर लेटी हुई उस लड़की में हिलने की तक की ताकत नहीं थी। शौर्या को उसे देखकर अजीब लग रहा था, इसीलिए उससे बात करते हुए ही वो वह चली गई और उसके पास बैठी। एक नर्स उससे कुछ कहने वाली थी, लेकिन वह मौजूद डॉक्टर ने उसे रोक दिया। वो डॉक्टर रुद्राय के साथ है, कुछ मत कहो उसे, वरना तुम मुसीबत में पड़ जाऊंगी, उस डॉक्टर ने कहा और वो नर्स भी चुप हो गई। क्या हुआ है आपको? और आपके पेरेंट्स कहाँ है? शौर्या ने उस बच्ची से सवाल किया और जवाब में उस बच्ची ने उसे एक स्वीट सी सीमें दे दी। शौर्या ने उसका हाथ पकड़ा और उसे हार्टबीट फील करने लग गई और उसे तभी कुछ महसूस हुआ जिस वजह से उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। मल्टीपल ऑर्गन डैमेज। शौर्या को ज़्यादा देर नहीं ये समझने में उस लड़की को आखिर क्या हुआ है। उसकी मेडिकल नॉलेज बहुत अच्छी थी। आयुर्वेदिक दवाई बनाने के साथ साथ एडवांस्ड मेडिकल एक्सपेरिमेंट्स उसके सभी खासियत में से एक अहम थी, और वो उसमें इतनी एक्सपर्ट हो गई थी कि देखकर भी बता सकती थी कि आखिर सामने वाले को क्या प्रॉब्लम है। ये कैसे पॉसिबल है? कितनी छोटी है ये और इतने कम उम्र में उसके पूरे ऑर्गन डैमेज होना। शौर्या को धक्का सा लगा था। ये बात जानकर उसने किसी तरह से अपने आप को संभला और उस लड़की की रिपोर्ट जो वही बैग के किनारे रखी हुई थी उसे देखने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि उस लड़की के पेरेंट्स वहां आ गए। कौन हो तुम?
और हमारी बेटी के पास क्या कर रही हो? अब ये मत कहना कि ये एक और बीमारी हो गई है आप लोगों ने, तो बस हम जैसे को लुटने के लिए ही ये हॉस्पिटल बनाया हुआ है। हर रोज एक नया चेकअप और नई बीमारी बता रहे हो, उस लड़की के पिता ने गुस्से से ही कहा और उस लड़की की मां रोते हुए उसके तरफ देखने लग गई। एक दिन पहले ही वो दोनों उनकी बेटी को यहाँ लेकर आए थे। उस बच्ची निशी के सर में और पेट में काफी दर्द हो रहा था इसलिए, और उसकी हेल्थ देखकर डॉक्टर्स ने काफी टेस्ट करवाने के लिए कहे थे और साथ ही में उसे एडमिट भी करने के लिए बोला था। डॉक्टर्स की बात सुनकर पहले तो उस आदमी ने बहुत ही तमाशे किए और डॉक्टर्स के बताए टेस्ट में से कुछ ही टेस्ट उसने करवाए, लेकिन जब डॉक्टर्स को शक हुआ तो उन्होंने और भी टेस्ट करवाने के लिए कहे और वो आदमी चिढ़ गया। मिस्टर, आपकी बेटी की हालत सही में ठीक नहीं है, उसे अर्जेंटली सर्जरी की जरूरत है वरना उसके जीने के चांसेस बहुत ही कम है, शौर्या जल्दी से बोली। और वो आदमी उसे घूर कर देखने लग गया। वही उसकी वाइफ का रो रो आकर बुरा हाल हो रहा था। उसकी बेटी निशी कमजोर तो हर दिन ही रहती थी, बट पिछले दिनों में उसकी कमजोर काफी हद तक बढ़ गई थी और वो काफी बीमार रहने लग गई थी और इसी वजह से उसने किसी तरह से उसके पति को मनाकर यहाँ हॉस्पिटल में लेकर आई थी। कुछ नहीं हुआ है मेरी बेटी को, मुझे क्या समझ नहीं आता है क्या तुम सब डॉक्टर सिर्फ हम जैसों से पैसा लुटने को देखते हैं, आया ऐसे ही बड़ी बड़ी बीमारी का नाम सुनाकर हमें डराते हैं। मुझे नहीं रखना मेरी बेटी को यहाँ, मैं लेकर जा रहा हूँ उसे, निशी के डैड ने कहा और उसे उठाकर गोद में ले लिया। शैलेश जी ये आप क्या कर रहे हैं? हम निशी बीमार है और आप है कि? उसकी पत्नी नियति कुछ कहने को हुई मार। शैलेश ने उसके तरफ कुछ इस तरह से देखा कि वो अफे कुछ बोल ही नहीं पाए। उन सब की बातें अब तक वहां मौजूद डॉक्टर और नर्स के कानों तक पहुंच चुकी थी। मल्टीपल ऑर्गन डैमेज, ये लफ्ज जब उन्होंने उनके सामने मौजूद उस 17-18 साल की दिखने वाली कटकी के मुंह से सुना था, तब उनकी हैरानी की कोई लिमिट नहीं रही थी। क्या यही बातें उनके डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर अंदाजा लगते ही नहीं आ रहे थे? हाँ, उन्होंने भी यही अंदाजा जताया था कि उस बच्ची के मल्टीपल ऑर्गन डैमेज हुए हैं। अब ये क्यों हुए हैं और कितने ऑर्गन्स हुए हैं इनका अंदाजा पूरे चेकअप होने के बाद ही होने वाला था, बट निशी के डैड है कि उसके लिए मान ही नहीं रहे थे। ये सारा शोर सुनकर और निशी को यूं उठाया हुआ देख आरू वो सब उनके पास आ गए और उसमें से एक डॉक्टर ने एक नज़र शौर्या को घूर कर देखा और फिर शैलेश और नियति की तरफ देखने लग गई। सर आप ये क्या कर रहे हैं? नीचे रखिए पेशेंट को। आप समझ क्यों नहीं रहे हैं कि उस बच्ची की हेल्थ सच में काफी खराब है? उस डॉक्टर ने समझते हुए कहा और शैलेश का गुस्सा भड़क उठा। चुप करो तुम सब, मैंने कहा ना कुछ नहीं हुआ है उसे, और मैं मेरी बेटी को घर लेकर जा रहा हूँ। अगर तुम्हारे हॉस्पिटल में रखा ना तो जिस तरह से तुमने 2 दिन का बुल्लाक के घर में निकला है ना, उस हिस्बा से तो तुम सब मुझे 2 दिन के अंदर ही कंगाल कर दोगे। शैलेश गुस्से से ही बोला और उसकी बात सुनकर सबको गुस्सा आ गया। कुछ रुपए के लिए वो इतनी छोटी लाफकी जी जिंदगी दाव पर लगा रहा था। क्या ये उसकी सगी बेटी ही थी ना? यही सवाल उन सब के दिमाग में चल रहे थे। शैलेश जी प्लीज समझे, नियति ने समझते हुए कहा। उसके लिए उसकी बेटी बहुत ही जरूरी थी। शादी के लगभग 13 साल बाद उसे बेटी हुई थी, सो स्पेशल तो थी ही ना वो उसके लिए। तुम चुप करो और चलो यहाँ से। अगर इस पर लाखों से खर्चा कर दूंगा तो मेरे बेटे के लिए क्या रखूंगा? अभी से 2 साल का भर नहीं हुआ है वो, और तुम चाहती हो कि मैं उस पर ध्यान देने के बजाय इस पर ध्यान दूं? शैलेश गुस्से में ही बोला। वेल निशी के बाद ही नियति ने फिर एक बार ट्राई किया था और इस बार उसे बीटा हुआ था जो कि 2 साल का ही था, और सिर्फ इतना ही नहीं शैलेश और उसकी पूरी फैमिली का लाडला भी था। मैं शैलेश जी प्लीज। नियति ने उसके आगे हाथ जोड़ दिए। वो दोनों बच्चों में से किसी के को चुन भी नहीं सकती थी क्योंकि वो दोनों ही उसके थे। हाथ जोड़ते ही वो उसके पति के आगे रोने लग गई। बेटा और बेटी में इतना फर्क सुनकर ही शौर्या को सुझा नहीं कि वह किस तरह से रिएक्ट करे। वो तो हैरानी से उस गल्प की तरफ देखती रही और फिर उसकी नज़र निशे पर गई जो उसके ही पिता के हाथों में बेरहमी से पकड़ी हुई थी। ऐसा नहीं था कि शैलेश उसे जानबूझकर तकलीफ दे रहा था, बट जिस हिसाब से उसने पकड़ा हुआ था और निशी की जो हालत थी उस हिसाब से शौर्या को समझते देर नहीं लगी कि निशी को कितनी तकलीफ हो रही होंगी। चुप करो कहा ना तुमसे, और ये रोना बंद करो। तुम कितनी बड़ी माँ हो नियति, वह तुम्हारा 2 साल का बेटा तुम्हारे बिना अकेला रह रहा है और तुम हो कि यही पड़ी हुई हो इस बो। शैलेश सहियत से निशी को बिच कहने वाला था, मगर उसने अपने अल्फाज रोक दिए और निशी की तरफ देखने लग गया। अगर ये बोझ है ना तो इसे यही छोड़कर चले जाओ, और हो सके तो तुम्हारी ये घटिया शक्ल आगे की जिंदगी में हमें और इस प्यारी सी बच्ची को कभी नहीं दिखाना। शौर्या की कोल्ड आवाज अरू उसका खतरनाक या औरा
अब जाकर सबका ध्यान उस पर गया और उस 17-18 साल की लड़की को इतने गुस्से में देखकर सबकी हैरानी और बढ़ गई। अभी कुछ देर पहले वो लड़की उन्हें कितनी प्यारी, खूबसूरत, मासूम सी लगी थी और अभी देखने पर वो सभी को मैच्योर, गुस्सा लग रही थी। और उसका वो खतरनाक ऑरा, एक पल तो सहम ही गए सब। क्या कहा तुमने? शैलेश ने हैरानी से पूछा और शौर्या ने आगे आकर नुशे को उसकी गोद से ले लिया और बिस्तर पर आराम से लेटा दिया। यही कि चले जाओ यहाँ से, और हाँ जाते वक्त हॉस्पिटल का बिल इन्हीं पेड किया तो भी चलेगा, लेकिन तुम्हारे घर का एड्रेस भेज देना। शाम तक तुम्हारे घर निशी के अडॉप्शन पेपर तुम्हें मिल जाएंगे और उसके बाद से तुम्हारा और तुम्हारी इस कमजोर वाइफ का कोई भी हक नहीं होगा मिशी पर। नाउ गेट लॉस्ट, शौर्या धमकी देते हुए बोली और उसे ऐसे देखकर सब दिल ही दिल हंसने लग गए। लड़की, पहले तुम बड़ी हो जाओ, खुद तो बच्ची ही हो, और बड़ी आए मेरी बेटी की अडॉप्ट करने वाली। शैलेश की गुस्से से भरी हुई आवाज और शौर्या उसे घूरकर देखने लग गई। शौर्या का गुस्सा, उसका ऑरा इस वक्त बड़ा ही खतरनाक था, उसकी पर्सनैलिटी से दूर दूर तक मैच नहीं कर रहा था। वो नाजुक सी 17-18 साल की दिखने वाले बेहद प्यारी और खूबसूरत लड़की, और कहा ये खतरनाक ऑरा। सबको कहीं ना कहीं इस बात का एहसास हो रहा था कि उनके सामने खड़ी हुई वो लड़की जरूर किसी बहुत बड़े फैमिली से बिलोंग करती है, और किसी बड़े फैमिली से क्यों? क्या ये उस हॉस्पिटल चेन के ओनर रुद्राय बुंदेला का गर्लफ्रेंड नहीं है? द बुंदेला जय एशिया की टॉप 5 नंबर 2 पर आने वाली सबसे ज्यादा ताकतवर फैमिली। नंबर फैमिली के साथ क्लोज फैमिली और बिजनेस रिलेशन। शिवाय बुंदेला जैसे बिजनेस और ओमकारा बुंदेला जैसे माफिया के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशन रखने वाला रुद्राय बुंदेला की भी पहचान कम नहीं थी, और इतना सारे लोगों का सपोर्ट रहने के बाद कोई कैसे भाल कमजोर रह सकता था। उन सबको लग रहा था कि शौर्या का ये ऑरा उसके फैमिली और उसके रिलेशन की वजह से है, बट वो कहा ये बात जानते थे कि शौर्या आसमान का कोई सितारा नहीं बल्कि वो एक सूरज थी जिसे चमकने के लिए कभी भी किसी की जरूरत नहीं थी। और ये जो ऑरा उसने अभी सभी को दिखाया था ना, ये उसके खुद की अपनी ताकत पर, अपनी हिम्मत पर दिखाया था। लड़की, तुम, अम्मा देखो मुझे, चुपचाप यहाँ से मेरी बेटी को ले जाने दो, मैं कहीं और उसका इलाज करवा दूंगा। उस आदमी शैलेश में किसी तरह से कहा। पहले तो उसे शौर्या की स्ट्रॉन्ग ऑरा से इतना कुछ महसूस नहीं हो रहा था, बात बीतते वक्त के साथ उसे एक तरह का डर लगने लग गया था। उसे 2 करोड़, शौर्या ने बस ये 2 लफ्ज कहे और सबकी नजरें फिर एक बार उस पर टिक गई। 2 करोड़ दूंगी तुम्हें, बट उसके बदले ये बच्ची मुझे चाहिए, शौर्या उसकी आंखों में आंखें डाला कर बोली। और 2 करोड़ ये रकम सुनते ही शैलेश तुरंत मान गया, उसके आंखों में चमक आ गई। कहा उसे इस बीमार बच्ची पर पासी खर्च करने पड़ रहे थे, और कहा अब उसी बच्ची के बदले उसे 2 करोड़ मिल रहे थे। मानना तो उसे था ही। मैं कैसे भरोसा कर लूं कि तुम मुझे पैसे दोगी और आर तुमने मेरी बेटी को कहीं कुछ कर दिया तो? शैलेश किसी तरह से अपनी एक्साइटमेंट कंट्रोल करते हुए बोला। उसके आंखों में लालच साफ साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन एक डर भी था। इस बात का नहीं कि शौर्या उसकी बेटी को कुछ कर देंगी, लेकिन इस बात का जरूर था कि कहीं अगर शौर्या ने पैसे नहीं दिए तो। और उसका ये लालच ना सिर्फ शौर्या बल्कि बाकी सबको भी महसूस हुआ। निशी की अमानियती तो फुट फुट कर रोने लग गई उसकी भतीजा इतना लालच देखकर। तुम उसका ख्याल रखोगी? मेरी बेटी बहुत बीमार रहती है वो, और मैं कुछ नहीं कर पाती, क्या तुम उसे संभालोगी प्लीज? नियति ने शौर्या का हाथ पकड़ कर रोते हुए कहा। वो काफी बेबस थी, न ही वो ज्यादा पढ़ी लिखी थी और न ही उसकी फैमिली आमिर थी। वो एक बहुत गरीब घर से आती थी, तो वो चाह कर भी उसके पति और उसके ससुराल वालों के खिलाफ नहीं जा सकती थी। ऐसा करने से उसे उसके बेटे से भी दूर होना पड़ सकता था। मजबूर थी वो, और ना ही अपनी बेटी को चुन पा रही थी और ना ही उसके बेटे को छोड़ पा रही थी। शौर्या ने एक पल उसकी तरफ देखा और उसके आंखों में बेबसी देखकर शौर्या को अपनी हालत आ गई। कुछ दिनों पहले वो भी ऐसे ही बेबस थी जब उस कैद में थी। शौर्या ने बस इतना ही जवाब दिया और उसके फोन में कुछ करने लग गई। चिका से कहकर उसने शैलेश की सारी जानकारी निकाली थी और उसके बैंक अकाउंट में 1 करोड़ ट्रांसफर कर दिए थे। ये पैसे ना ही अभिमन्यु के थे और ना ही बुंदेला फैमिली के, ये उसकी मेहनत की कमाई थी जो उसने हक से करके कमाई थी। भले ही उसके वो पैसे अभिमन्यु से कमाए हो, लेकिन उसके हक के, उसके मेहनत के पैसे थे वो। अपना फोन चेक करो, शौर्या ने शैलेश से कहा, और तभी उस शैलेश के फोन पर नोटिफिकेशन शो हुई जिसमें उसके अकाउंट पर 1 करोड़ रुपए आ गए थे। वो तो अपनी आंखें मसलते हुए बार बार उन जीरो को देख रहा था और खुश हो रहा था। लेकिन मेरे बाकी 1 करोड़, शैलेश ने लालच में आकर कहा, और सभी को उस पार घिन आ गई।
शाम को जब तुम अडॉप्शन पेपर साइन कर लोगी तब तुम्हें मिल जाएंगे, शौर्या बिना किसी भाव की बोली और निशी को चेक करने लग गई। इसे सर्जरी की जरूरत तो है, लेकिन उसकी पूरी बॉडी अभी तक इतनी बड़ी सर्जरी करने के लिए रेडी नहीं है, उसकी बॉडी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी सर्जरी को। मुझे सबसे पहले निशी की फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ानी पड़ेगी चिका, शौर्या ने दिल ही दिल कहा और चिका को आवाज लगा दी। चिका मुझे कुछ एनर्जी कैप्सूल चाहिए और कुछ हर्ब्स भी, शौर्या ने कहा और उसे कुछ हर्ब्स के नाम बताकर उन्होंने ऑर्डर करने के लिए कह दिया। चिका अभी उसके कम में लग गई और शौर्या निशी के पास बैठकर उसके सर को सहलाने लग गई। शौर्या, रुद्राय की आवाज से वो होश में आ गई। भाई, शौर्या ने उसे पुकारा और उसकी तरफ उम्मीद से देखने लग गई। भाई प्लीज निशी को बचाइए, उसके सारे ऑर्गन डैमेज हो गए हैं, बट उसकी बॉडी सर्जरी के लिए रेडी नहीं है। मैंने कुछ हर्ब्स मंगवा दिए हैं जिससे उसकी बॉडी 1 महीने के अंदर सर्जरी के लिए तैयार हो जाएंगी, लेकिन उसके बाद उसे अर्जेंट सर्जरी की जरूरत पड़ेगी और मैं चाहती हूँ कि उसका ऑपरेशन टॉप डॉक्टर्स की टीम करें। भाई, आप टीम अरेंज करोगे ना? शौर्या ने जरा इमोशनल होते हुए ही कहा। शश, रिलैक्स बच्चा, और मुझे आराम से पूरी बात बताओ कि क्या हुआ है और ये लड़की कौन है? रुद्राय ने उसे शांत कराते ही कहा और शौर्या उसके गले लग गई। भाई, ये निशी है, इसके डैड। वो एक बहुत घटिया किस्म का इंसान है। आप जानते हो निशी की हालत इतनी खराब है और उसके बावजूद भी वो इंसान। कहते हुए शौर्या ने उससे एक ना एक बात बता दी। मैंने इसे अडॉप्ट कर लिया है भाई, मैं इसकी जिम्मेदारी उठाना चाहती हूँ, शौर्या रुद्राय की तरफ देखकर कॉन्फिडेंस से बोली। ओके शौर्या, मैं समझ गया और आज से इसकी जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारी ही नहीं बल्कि तुम्हारे भाई की भी है। आई प्रोमिस, मैं उसे ठीक करने की पूरी कोशिश करूंगा, बस तुम टेंशन मत लो, समझ गई ना? रुद्राय उसे प्यार से समझाते ही बोला और शौर्या के ओठों पर स्माइल आ गई। आप बहुत बहुत अच्छे हो भाई, यू आर द बेस्ट। शौर्या इस बार सुकून के साथ सर के गले लग गई। अगर वो चाहती तो निशी की सर्जरी खुद भी कर सकती थी, उसे सर्जरी का एक्सपीरियंस था, बट ये सर्जरी थोड़ी डिफिकल्टी थी और निशी काफ़ी छोटी भी थी, सो वो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती थी। हम खुश रहा करो शौर्या, तुम्हारा भाई तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता है, रुद्राय बोला और उसने शौर्या के माथे पर ओठ टिका दिए। नस, निशी अब मेरी फैमिली है और उसे वही सारी फैसिलिटी मिलनी चाहिए जो बुंदेला और राठौड़ फैमिली को मिलती है। टेक केयर ऑफ हर सेफ, और जो भी टेस्ट उसके बाकी है वो सब अच्छे से करो, रुद्राय ने कहा और एक बार निशी को अच्छे से चेक कर लिया। डोंट वरी, तुम अब बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी, शौर्या निशी से बोली और उसके गला को शालाकर उसने यार से उसकी तरफ देखा था। थैंक यू दी। निशी की वो कमजोर सी आवाज मगर आंखों में आई हुई चमक शौर्या से छिपी नहीं थी। उसके डैड का और बाकी घरवालों का उसके प्रति रवैया उसे हमेशा से काफी दर्द देता था और यही वजह थी कि छोटी सी निशी इतने कम उम्र में काफी समझदार बन गई थी। वो उसके मोम को भी परेशान नहीं करती थी, बट ये पहली बार था जब उसे किसी गैर के नजरों में खुद के लिए सच्चा प्यार दिखा था। हम अब आराम करो, मैं चलती हूँ, शौर्या ने उससे थोड़ी देर बात की और फिर वहां से रुद्राय के साथ जाने लग गई। वो डॉक्टर रुद्राय की बहन है। ओह, तो ये ब्यूटीफुल लड़की रुद्राय सर की सिस्टर है, लेकिन मैंने तो कभी नहीं सुना था कि बुंदेला जा की कोई बेटी भी है। ये क्या पता, लेकिन बड़े बड़े लोगों के बड़े बड़े सीक्रेट होते हैं। हो सकता है, वैसे भी ये बड़ी फैमिली उनके स्पेशल बच्चों को सेफ रखने के लिए हमेशा छिपा कर रखती है और जब तक वो अब स्ट्रॉन्ग या फिर बड़ा नहीं हो जाता तब तक किसी के भी सामने नहीं आने देती। ऐसी ही कई सारी बातें अब वह हो रही थी। लेजेंड थोड़ी देर पहले तक जहां पूरा लेडी स्टाफ शौर्या को गुस्से से घूर रहा था, ना अब वही पूरा स्टाफ उसके आगे कागे कर रहा था। आफ्टर ऑल उनके ड्रीम बॉय की वो बहन थी और जिस तरफ से रुद्राय उसे ट्रीट कर रहा था उस हिसाब से तो वो बहुत ही स्पेशल थी उसके लिए। फिर शौर्या को इम्प्रेस करना ही था ना, ताकि वो रुद्राय के करीब जा सके। टू बी कंटिन्यूड।